If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of cell cycle and cell division. So this one is your first chapter of bio of class 10th. ये चैप्टर में आप लोग सेल के बारे में पढ़ोगे, कुछ नया नया चीज़ पढ़ोगे. लाइक सेल के बारे में आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो. सेल का स्ट्रक्चर हो गया, एनिमल सेल जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल जो भी था, यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे नया नया चीज़ रिलेटेड टू सेल. ठीक है, तो टॉपिक जो है वो आपके लिए कोई ऐसा भी नया टॉपिक नहीं है, बट हाँ टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स है वो काफ़ी नया होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है. ओके, सो वो कोर्स में आप लोगों को केमिस्ट्री का लाइक क्लास 10th अभी आप लोग आ गए हो तो बोर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर हर चीज़ बताया जाएगा, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं है, A to Z रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्ज़ाम. हर एक चैप्टर के बाद आपका बोर्ड्स में उस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और हम लोग बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आया है ना लास्ट ईयर का या पुराना जो भी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे लोग 10 ईयर्स फॉलो करते हैं. 10 ईयर्स बुक होता है जिसमें लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन रहता है. ठीक है, सोल्यूशन के साथ रहता है. तो हम लोग वो सब भी मतलब डिस्कस करेंगे. बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोगों को आंसर किस टाइप से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कहाँ पर क्या चीज़ लिखना है जिससे आप लोगों को मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखोगे और मार्क्स मिलेगा. ऐसा हर चीज़ प्रिपेयर करवाया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा, हर चीज़ आप लोगों को समझाया जाएगा. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगर जानना है तो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करो. डायरेक्टली आप लोग क्लिक करने से जितना भी इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेरीज आपके अंदर है रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री कोर्स, क्लास 10th का जो कोर्स है वो आप लोगों का वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा. और एक चीज़, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो मैं बता दूं कि बच्चों लास्ट ईयर क्लास 9th का भी हम लोगों ने केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च किया था. बहुत सारे बच्चे उस कोर्स को लिए थे, बहुत अच्छा मार्क्स वो लोग गेन किए हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से उनका रिजल्ट मांगा था, उनका जो भी रिपोर्ट कार्ड है. तो साइंस सब्जेक्ट में मेनली केमिस्ट्री का वो बात हो रहा है, तो केमिस्ट्री में ना बहुत अच्छा मार्क्स बच्चे अटेंड किए, मतलब गेन कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगा देख के, बच्चे भी खुश हैं, बच्चों का भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है. तो अगर आप लोगों के भाई बहन कोई भी अगर क्लास 9th में है तो आप लोग केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स के बारे में उन लोगों को बता सकते हैं. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ पर आप लोगों को बच्चों एनरोल करना पड़ेगा. एनरोल का मतलब है यू हैव टू टेक एडमिशन. ठीक है, उसमें आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा. फिर आप लोगों को जो भी उसमें वीडियोस है, जो भी उसमें अंदर जो भी चीज़ें क्वेश्चंस वीडियोस सब आप लोगों को मिलता जाएगा. ऑलरेडी उसमें फीडेड है, मिल ही जाएगा. बोलने का मतलब है मिल ही जाएगा. ओके, और बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं बाद में आप लोगों को देते रहूँगी, क्लास 10th एंड क्लास 9 स्टूडेंट्स. सो आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना. कुछ भी अगर क्वेरीज है तो सामने में देखो एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है, उसमें आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो ये जो पहला चैप्टर आप लोगों का है वो है क्या, वो है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो बच्चों आप लोग सेल के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो. ठीक है, एक रफ पेपर भी ले लेते हैं तो बेटर होगा. ओके, ये रफ पेपर भी आ गया. ओके, तो सेल को हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि अगर मैं एक घर का बात करूं, जैसे कि नॉर्मली कोई घर है, तो वो घर को हम लोग जब भी बनाते हैं तो एक छोटा छोटा मतलब एक ईटा ब्रिक्स जो होता है, वो ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर वो पूरा दीवार खड़ा होता है कि नहीं. वैसे हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है, हमारा बॉडी पूरा सेल से बना हुआ है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट मटेरियल्स पर मटेरियल्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, सब सेल से बने हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. हम सब के अंदर में सेल है. ठीक है, सेल होता क्या है? सेल एक बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है जो कि हमको खाली आंख से दिखेगा नहीं. बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोग क्लास 6 में पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन है कि नहीं. कौन उसको डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप से फिर उसको देखा गया था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो सब क्लास 6-7 का बात है. यहाँ पर ये आप लोगों को तो देखो ऑलरेडी पता है. तो सेल का अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो कैसे डिफाइन करते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ में
सेल जो है वो क्या काम करता है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम करता है, मतलब उसका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, वो सब सेल की वजह से होते हैं। सोचो, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं, सेल की वजह से होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी बच्चों सेल्स होते हैं, जैसे कि मैं बोली सपोज ये एक सेल है, नया सेल बना है, तो पता है किससे बनता है, ये अपना प्री एग्जिस्टिंग पुराना सेल से ही नया सेल बनता है। मतलब एक सेल से ही नेक्स्ट उसका जनरेशन आता है। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हैं ना, वैसे ही सेल लोग जो होते हैं, जितने भी नए सेल होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो एक प्रोसेस होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही सेल लोग अपना नंबर बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब देखो यहीं से समझ में आ रहा है, सेल डिवाइड होता है। सेल सपोज एक सेल है, वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होके दो ठो नया सेल बना दिया। सो जो नए सेल्स होते हैं वो लोग अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल से बनते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ लिखी हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लोग का बात करूँ, हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं? तो हम लोग का अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करूँ, प्लांट का बात करूँ, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, पेड़ है, ठीक है, एनिमल्स हैं, तो जितने भी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारा एक से ज़्यादा सेल होता है, ठीक है, उन हम लोग के बॉडी में बच्चों और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ना दो टाइप के सेल होते हैं। सेल दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। मतलब एक होता है सोमैटिक सेल जिसको बॉडी सेल भी बोलते हैं, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल जिसको सेक्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल और बॉडी सेल का मतलब क्या है? मतलब ये वो सेल होते हैं जिनसे हमारा पूरा बॉडी बनता है। हम लोग का जो पूरा बॉडी जो बन रखा है ना, तो वो सोमैटिक सेल से बनता है। सोमैटिक सेल या फिर बॉडी सेल, दिस सेल्स फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में गैमेट्स बनाते हैं। ये हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। अब गैमेट्स का मतलब पता है क्या है? ऐसे ही समझना। अब आप लोग क्लास 8 में तो पढ़े हो भाई, पढ़े हो ना अबाउट स्पर्म एंड ओवा। तो स्पर्म और ओवा जो होता है बच्चों वो गैमेट्स होते हैं। स्पर्म होता है मेल में, आदमियों में, लड़कों में, ओवा फॉर्म होता है फीमेल्स में। ओके, फीमेल्स में। तो ये सब गैमेट्स है, याद रखना। गैमेट्स, जहाँ टीचर बोले गैमेट समझ जाना किसका बात हो रहा है, समझे? तो सोमैटिक सेल्स जो होता है वो हमारा पूरा बॉडी को बनाता है, जिसको बॉडी सेल भी बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो गैमेट्स बनाने में मदद करते हैं। गैमेट्स मतलब बॉयज़ में, मेल्स में वो हो गया स्पर्म, फीमेल में हो गया ओवा या फिर एग, ठीक है, ओवा या फिर एग, क्लियर? ओवा, ओवम जो बोलते हैं। ओके, अब ये सेल डिवीजन बच्चों मेनली बोलते हैं ना कि सेल्स डिवाइड क्यों होते हैं, वाई डू सेल्स डिवाइड? तो सेल डिवीजन होने का ना बहुत सारा रीज़न होता है। अब आप लोग देखना, हम लोग को कहीं कहीं पर चोट वोट लग जाता है, तो चोट लगने के बाद कुछ टाइम के बाद वो चीज़ भरता है, घाव भरता रहता है, नया सेल वहाँ पर आ जाता है, पूरा चमड़ी फिर नया आ जाता है। देखना उखड़ जाता है ना, फिर चमड़ी नया आ जाता है, तो वो किस वजह से होता है? वो सेल डिवीज़न की वजह से हो रहा है। तो सेल डिवीज़न जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का घाव वाव को, वुंड को ठीक करने में। हम लोग का जो टिश्यू जो वॉर्न आउट हो जाता है उसको रिपेयर करता है कौन? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होने से नए नए सेल बनते हैं, नए नए सेल बनते हैं तो भाई हम लोग का घाव वाव सब ठीक होने लग जाता है। नए नए सेल बनते हैं तो हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है। याद रखना, हम लोग के बॉडी में जितना ग्रोथ देखने को मिलता है ना वो सेल डिवीज़न की वजह से देखने को मिलता है। इवन एग्जाम्पल अगर मैं दूँ पेड़ का, पेड़ पौधे देखना कैसे लंबे 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 बढ़ते रहते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो लोग? सेल डिवीज़न की वजह से बढ़ते हैं, मतलब ग्रोथ हो रहा है, वो लोग चौड़े हो जाते हैं, उनका ट्रंक एकदम मोटा हो जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है ट्रंक का, तो ड्यू टू सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और ये सेकंड पॉइंट देखो, सेल डिवीज़न इन द बोन मैरो, हम लोग का जो बोन मैरो होता है उसमें भी सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में जो सेल डिवीज़न होता है दैट हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स विद द न्यू सेल्स। ऑब्वियसली बच्चों, जितने भी सेल होते हैं ना नॉर्मली सबका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, मतलब सेल कुछ दिन तक जिंदा रहता है फिर मर जाता है, उसके जगह में नए सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर बोन मैरो का बात हो रहा है, जो सेल डिवीज़न होता है बोन मैरो में हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल विद द न्यू सेल। सेल डिवीज़न इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हम लोग का वॉर्न आउट टिश्यू को रिपेयर करता है। एंड सेल डिवीज़न, क्योंकि आप लोग अभी पढ़े हो कि सेल का जो दूसरा टाइप है रिप्रोडक्टिव सेल, वो गैमेट्स बनाते हैं। मतलब सेल डिवीज़न की वजह से रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। बोलने का मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन।
क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में ना बच्चों, वो जो गैमेट्स का बात में की ना कि गैमेट्स लगता है, गैमेट्स काम में आता है, स्पर्म एंड ओवा। तो स्पर्म एंड ओवा जो बनता है, जो एग बनता है, वो भी सेल डिवीजन की वजह से होता है, याद रख लेना इसको, ठीक है। सो सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स इन ह्यूमन बींग, मतलब गैमेट्स का बात कर रहे हैं, ये जो गैमेट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, दे आर स्पर्म एंड एग, एंड ये लोग भी सेल डिवीजन से बनते हैं, ये लोग भी सेल डिवीजन से ही बनते हैं, क्लियर। और उस सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, मतलब ये जो स्पर्म और एग बनता है ना, ये जिस सेल डिवीजन से बनता है उसका नाम है मियोसिस, वो प्रोसेस का नाम होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। ओके, नाउ अभी 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 या टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन बच्चों दो टाइप का होता है। सेल डिवाइड होता है कि नहीं? सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड होता है, तो वो दो टाइप का होता है। एक प्रोसेस है, एक टाइप ये होता है जिसमें एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड हुआ और डिवाइड होके वो दो डॉटर सेल दे दिया, क्लियर, एक से दो बन गए। और एक होता है जिसमें एक से चार बनते हैं, सोचो, ठीक है। सेल डिवीजन है ये। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक टाइप का तो ये है जिसको बोलते हैं माइटोसिस, अब उसको बहुत जन मिटोसिस भी बोलते हैं, आप लोगों को जो बोलना है बोल लेना, आपके स्कूल टीचर जो बोलते हैं बोल देना, ठीक है। हम लोग इसको माइटोसिस बोलते हैं। ओके, सो एक सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल देता है। और दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस, दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर चार डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, चार डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। एक हो गया माइटोसिस, एक हो गया मियोसिस। अच्छा, अब ये जो माइटोसिस है जिसमें एक से दो बन रहे हैं, एक से दो बन रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बना देना चाहिए मुझे। एक से दो बने, यहाँ पर एक से चार नए सेल प्रोड्यूस हुए। ओके, मियोसिस में एक से चार नए सेल प्रोड्यूस हुए। सो माइटोसिस जो है इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल। हम लोग का जो सोमैटिक सेल था बच्चों, बॉडी सेल था, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है बॉडी का, वो सेल से क्या होता है ना, हम लोग का बॉडी में ग्रोथ होता है सोमैटिक सेल से। तो माइटोसिस जो है, ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, मतलब मेनली याद रखना माइटोसिस वर्ड आया ना, इसका मतलब होता है हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये एक टाइप का सेल डिवीजन है, सेल डिवाइड होता है, उसी को बोलते हैं माइटोसिस, क्योंकि दो टाइप का होता है। माइटोसिस किसको बोलते हैं? अगर सेल डिवीजन से हमारे बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, हाइट वाइट बढ़ रहा है, लंबे चौड़े एकदम हट्टे कट्टे से हो जा रहे हैं, मस्त अंडे से, ठीक है, तो वो जो सेल डिवीजन है उसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना रहा है। और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बात आया, रिप्रोडक्शन का बात आया, रिप्रोडक्टिव सेल का बात आया, तो कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो कौन से सेल डिवीजन की वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। अगर रिप्रोडक्शन का बात आ रहा है, अगर रिप्रोडक्टिव सेल बन रहे हैं, अगर गैमेट्स बन रहे हैं, स्पर्म एंड ओवा बन रहे हैं, तो वो भी सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं। तो वो कौन से सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं? मियोसिस की वजह से बनते हैं। अच्छा, माइटोसिस कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कौन से सेल वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं? सोमैटिक सेल। मियोसिस प्रोड्यूस कर रहा है सेक्स सेल्स, मतलब आपका गैमेट्स, जैसे कि क्या हो गया, स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, तो वहाँ पर कौन सा सेल काम आ रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्स सेल। क्लियर? समझ में आया? अरे सिंपल सिंपल है यार, एकदम सिंपल सिंपल है। ओके, अच्छा मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, फिर आप लोग पूछोगे। देखो, ये बायो का नाम मैं लिविंग साइंस बुक फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, देख लो, नाम भी देख लो किसका बुक है। ओके, सो बायो का मैं यहाँ पर लिविंग साइंस बुक फॉलो कर रही हूँ, और इसके जो मतलब इट इज़ रिटन बाय DK राव एंड JJ कौर। दिखा दूँ क्या? ये लो, DK राव एंड JJ कौर, ठीक है, रत्ना सागर पब्लिकेशन है, ऐसे याद रखना, रत्ना सागर का भाई बुक यूज़ कर रही हूँ मैं, लिविंग साइंस बाय रत्ना सागर, लिविंग साइंस बाय रत्ना सागर। सागर करके होंगे तुम लोग के दोस्त वोस्त, है कि नहीं? होते हैं बहुत जन के सागर। ओके, सो सेल डिवीजन हैज़ 2 phases। हर सेल डिवीजन का 2 फेज होता है। मतलब ये जो सेल डिवाइड हो रहा है ना, जो माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, बोल रहा है जो सेल डिवीजन होता है ना, ये लोगों का हमेशा 2 फेज होता है, मतलब इनमें 2 चीज़ होता है सेल डिवीजन, चाहे वो मायोसिस हो, चाहे वो माइटोसिस हो, मियोसिस एंड माइटोसिस, या फिर मिटोसिस, जो भी।
माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न का ही बच्चों हिस्सा है, मतलब सेल डिवीज़न ही है वो लोग। तो सेल डिवीज़न का 2 फेज़ होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में, क्योंकि सेल डिवीज़न का बात हो रहा है, सेल डिवीज़न का नाम सुने मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों आएगा, ये जो पीछे में पढ़े हो माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, तो ये सेल डिवीज़न के ना 2 फेज़ होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि वही सेल डिवीज़न हो रहा है और उसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्या? न्यूक्लियस। सपोज ये सेल है, ये सेल है और ये इसके अंदर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब मैं यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस लिखी हूँ, ठीक है, इसके लिए लिखी हूँ मैं पेरेंट न्यूक्लियस है ये, और ये एक सेल बनाई हूँ और अंदर में ये न्यूक्लियस है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से देखो न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया, सेल वही है, न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया, ठीक है। तो इट इज़ द फर्स्ट फेज। हमेशा सेल डिवीज़न में ना आपको पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न देखने को मिलेगा। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये 1 से अंदर में 2 हो गया। सो इट इज़ द फर्स्ट फेज जहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न टेक्स प्लेस एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर फाउंड, मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बन रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कैरियोकाइनेसिस आपको सेल डिवीज़न में देखने को मिलेगा। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, साइटोकाइनेसिस उसके बाद होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न बोला है। पेरेंट न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई दे दिया। उसके बाद हमेशा होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब हमेशा पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर आता है साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस जो होता है इट टेक्स प्लेस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में ना साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म कैसे? अब यहाँ पर आप लोग समझ जाओ, जैसे कि ये सेल है, सपोज ये एक सेल है, ये वाला, अंदर में न्यूक्लियस बना दी मैं। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में न्यूक्लियस है। तो सेल के अंदर में जो जेली जेली सब्सटेंस होता है ना, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स लोग डूब के इमर्ज होके रहते हैं, तो सेल के अंदर में जो जेली जेली सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये हम लोग को मिल जाएगा 2 ठो सेल, ठीक है, 2 ठो सेल मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, साइटोकाइनेसिस हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद में होगा और इसमें डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब सेल ही पूरा डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। एंड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। एकदम क्लियर सा है ये, चाहे आप माइटोसिस पढ़ो चाहे आप मियोसिस पढ़ो, उन दोनों में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और ये क्या है, यह है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। और हमेशा हमेशा पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस होता क्या है बच्चों, थोड़ा वो देख लो। सो माइटोसिस या फिर माइटोटिक सेल डिवीज़न हम लोग उसको बोलते हैं। सो इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब होता है एक सेल है, वो सेल डिवाइड होगा 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल में डिवाइड होगा, मतलब एक पैन है, ये पेरेंट हो गया, ये पैन से 2 एक जैसे दिखने वाले पैन प्रोड्यूस होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न है इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, समान, ठीक है। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जो कि इक्वेशनल डिवीज़न है, जिसमें वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब यहाँ पर बहुत जन को ये इक्वेशनल का मतलब क्या है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता देती हूँ इक्वेशनल यहाँ पर क्या, किसको क्या बोला है। अब हम लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? एक ह्यूमन बींग में 46 या फिर 23 पेयर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप लोगों को लिखना है, नंबर पूछा है ना तो 46 होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैं क्रोमोसोम ऐसे बना दे रही हूँ। अगर पूछेगा कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, तो 23 पेयर, 23 पेयर। बच्चे पता है क्या करते हैं, एग्जाम में आता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आंसर लिख के आते हैं 23 पेयर। रॉन्ग। क्वेश्चन पूछता है कितने पेयर हैं क्रोमोसोम के, तो लिख के आते हैं 46। रॉन्ग। जो पूछा है उसी का आंसर, टू द पॉइंट लिखना रहता है। क्लियर? सो जैसे कि एक पेरेंट में, ह्यूमन बींग्स में तो रहता है रे भाई,
हम लोग का एक सेल में सपोज है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो एक सेल से जो 2 नए नए डॉटर सेल बने हैं एक जैसे, उनमें भी इक्वल 46 होगा, उनमें कोई कम बेसी नहीं होगा, उनमें भी इक्वल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जस्ट लाइक देयर पेरेंट के पास जितने क्रोमोसोम, बच्चों में इक्वल क्रोमोसोम है, इक्वल जितना पेरेंट्स का उतना बच्चे का, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। आप समझे, इक्वेशनल इक्वल का बात कर रहा है, समझे। सो हियर सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर एज इन द पेरेंट सेल इज मेंटेन एट ईच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मतलब पेरेंट के पास जितना क्रोमोसोम है, डॉटर सेल्स के पास सेम इक्वल उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, इसीलिए हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब एक रेस्टिंग फेज का बात हम लोग कर लेते हैं, जिसको इंटरफेज बोलते हैं। देखो, रेस्टिंग फेज या इंटरफेज ऐसा फेज होता है ना, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाता है आगे का डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि सेल बोलता है कि भाई मेरे को बहुत काम करना है, अभी सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, उससे पहले ना मैं कुछ तैयारी कर लेता हूँ। रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं है कि वो जाके बैठ गया, ऐसे कोई काम नहीं कर रहा, सेल एकदम डॉर्मेंट हो गया। डॉर्मेंट का मतलब एकदम रुक गया, कहीं थम गया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ना कुछ बना रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता रेस्टिंग फेज का मतलब। ठीक है, मेन जो इंटरफेज है, इंटरफेज यहाँ पर बोला है, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसको। लेकिन बच्चों, रेस्टिंग फेज से आप लोग ये मत समझना कि ये रेस्ट कर रहा है, बैठ के नल्ला बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, नहीं। इंटरफेज एक ऐसा फेज होता है, मतलब सेल डिवीजन के पहले, सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले का जो फेज होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, उसमें क्या करता है, सेल रेस्ट नहीं करता है बेटा, सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाता है सेल डिवीजन के लिए, कुछ तैयारी करता है वो। सो इट इज द ग्रोथ पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ सेल। दिस स्टेज इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज एज नो एक्सटर्नल चेंज इन क्रोमोसोम इज विजिबल। इसको रेस्टिंग फेज यहाँ पर बोल रहा है कि क्रोमोसोम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है ना नॉर्मली, तो क्रोमोसोम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। क्यों बताओ क्रोमोसोम का बात हो रहा है? क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है ना बच्चों, उसमें ना क्रोमोसोम का ही मेन उसमें चेंजेस आते हैं। कभी क्रोमोसोम ऐसा पतला सा धागा जैसा दिखता है, कभी तो भाई ऐसा बन जाता है, कभी वो टूट जाता है, कभी वो ऐसा हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है क्रोमोसोम को। तो यहाँ इंटरफेस में ना क्रोमोसोम में ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा था, क्रोमोसोम जैसा था वैसे ही रह रहा। कैसा था क्या नहीं था बाद में देखोगे आप लोग। ठीक है, इसको यहाँ पर रेस्टिंग फेज बोल रहा है क्योंकि क्रोमोसोम में ना कोई ऐसे एक्सटर्नल चेंज देखने को नहीं मिलता है। और रेस्टिंग फेज में, इंटरफेज में याद रखना हमेशा, इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाता है फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि सेल बोलता है भाई अभी मेरे को ना थोड़ा समय के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल डिवीजन करना पड़ेगा। सेल डिवीजन में बहुत कुछ होता है बच्चों, ठीक है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है उसको सेल डिवीजन में। क्रोमोसोम पता नहीं कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है सेल को। तो सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करवा लेता है। पता है क्या क्या करता है वो? डीएनए बना लेता है, आरएनए बना लेता है, टू ऑलमोस्ट डबल अमाउंट, डबल कर लेता है अपना क्वांटिटी को। डीएनए का, आरएनए का क्वांटिटी को क्या करता है, डबल कर लेता है, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक है, चींटी लोग कैसे तैयारी कर रही थी बरसात आने से पहले, और ग्रास हॉपर उनको देख के हंस रहा था, ये था ना स्टोरी बचपन का। तो यहाँ पर ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई अभी थोड़ा समय के बाद सेल डिवीजन। आप लोग करते हो ना एग्जाम से पहले तैयारी, रिवीजन करते हो ना, यहाँ पर सेल अभी इंटरफेज में काम कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा लेता है। अपना नंबर मतलब डीएनए का नंबर। डीएनए में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता बाहर से कि वो मोटा पतला टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नो, वो अपना नंबर बढ़ा रहा है डीएनए का। आरएनए का नंबर बढ़ा ले रहा है। सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, ठीक है, और सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इस कंडीशन में। वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पर। एंड न्यूक्लियस का भी बढ़ जाता है वॉल्यूम, मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सेल थोड़ा फूल जाता है, न्यूक्लियस थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेता है, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेता है। लेकिन क्रोमोसोम्स लोग दे आर नॉट येट डिस्टिंग्विश्ड, मतलब क्रोमोसोम में ऐसे कोई आपको बाहर से चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कब? इंटरफेज में, जिसको रेस्टिंग फेज यहाँ पर बोला है। रेस्टिंग फेज इसलिए बोल दिया है क्योंकि क्रोमोसोम में कोई बाहर में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? लेकिन क्या सेल यहाँ पर ऐसे ही बैठा कि कुछ नहीं कर रहा, गुड फॉर नथिंग टाइप बैठा? नहीं, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। कैसे? वो डीएनए बना लिया, आरएनए इन लोगों का नंबर बढ़ा लिया, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा, कितना काम करा। सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव था इस दौरान,
ठीक है, तो ये इंटरफेस था। अब आप लोग क्योंकि माइटोसिस पढ़ रहे हो, कहाँ रे पापा, ये रहा, क्योंकि हम लोग माइटोसिस का टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं, हम लोग उसका पढ़े कि माइटोसिस में ऐसा ऐसा होता है। माइटोसिस हम लोग अभी पढ़ेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है। देखो माइटोसिस में ना 4 फेज होते हैं बच्चों, 4 फेज होते हैं। अब आप लोग बोलोगे मैडम कैरियोकाइनेसिस भी तो आप बोले थे, है ना, हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़े। कोई भी आप सेल डिवीजन पढ़ो, माइटोसिस पढ़ो, मियोसिस पढ़ो, एक तो इंटरफेज होता है कि सेल पहले प्रिपेयर करवाता है अपने आप को, दूसरा कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में हम लोग इंटरफेस पढ़ लिए, अब स्टार्ट होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप लोग देखोगे 4 फेज, 4 फेज, जो कि है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज इस पेज पर में है, मैं दिखा दूंगी बाद में। तो 4 फेज होता है और सबसे बेस्ट होता है बच्चों ये डायग्राम। हमेशा याद रखना, कभी भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो डायग्राम देख के पढ़ो, डायग्राम को देखते देखते बायो पढ़ोगे, बहुत सही रहेगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा, एक एक चीज़। तो आप लोग मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, अपना बुक खोल के बैठो, डायग्राम देखते रहो, ठीक है। तो अभी जो आप लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ोगे ना, वो ये यही है, प्रोफेज वाला 4 फेज है, ठीक है। इंटरफेज हो गया, हर सेल में सेल डिवीजन से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाएगा, इंटरफेज होगा, उसके बाद आता है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में आप लोग पढ़ोगे फेजेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस कोई एक स्टेप नहीं होता है, माइटोसिस में 4 स्टेप होता है। कितना? मेनली कैरियोकाइनेसिस के अंदर में उसका 4 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप, अब ये जो स्टेप जो है, इसका मतलब है सेल कौन कौन से सिचुएशन से गुजर रहा है, अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग नाम दे दिया गया है। पहला है प्रोफेज। प्रोफेज सबसे पहला नंबर का स्टेज होता है, फेज होता है माइटोसिस का, और बहुत ही लंबा फेज होता है। और देखो ना, इसका नोट्स में तो पूरा पेपर ये वाला भर गया है कि नहीं। सो जो प्रोफेज होता है वो एकदम लंबा सा फेज होता है, उसमें सेल के अंदर में कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। अब सपोज ये सेल ऐसा दिख रहा था, ये आपका पूरा सेल है, ये बीच में ये वाला न्यूक्लियस है, ये गोल दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, अंदर में न्यूक्लियोलस है जो कि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। यह है सेंट्रोजोम। क्या है ये? सेंट्रोजोम, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता नहीं है। तो ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये एनिमल सेल का ही पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो सेंट्रोजोम है ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। तो ये सेल का समझ गए। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये धागा धागा जैसे मैं बनाई हूँ, ये क्रोमाटिन नेटवर्क है। क्रोमाटिन नेटवर्क, क्रोमाटिन नेटवर्क का मतलब ये वही चीज़ है जिससे क्रोमोजोम, ये दिख रहा है, ये ऐसा क्रोमोजोम ये बनेगा, किससे? ये क्रोमाटिन, ये धागा धागा फाइबर से। तो यहाँ पर कुछ, ये प्रोफेज नहीं है बच्चों, ये इंटरफेज है, रेस्टिंग फेज है सेल का। सेल यहाँ पर कुछ तैयारी कर रहा है सेल डिवीजन के लिए। अब स्टार्ट हुआ प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ध्यान से देखना, मतलब मेन प्रोफेज में क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। मेन यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये जो क्रोमाटिन नेटवर्क है, ये धागा धागा दिख रहा है खुला खुला, अब ये लोग क्या करते हैं ना बच्चों, पास पास आते हैं, कंडेंस होते हैं, थिक, मतलब पास पास आके थोड़ा सा थिकनेस इनका बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस होना। ये क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर ये लोग कुछ इस टाइप का चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इस टाइप का चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, धागा जैसा दिखने लग जाते हैं वो लोग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस टाइप का वो लोग थिक हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोजोम, ठीक है। फिर ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ये क्रोमोजोम जहाँ पर बना है ऐसा, ये डुप्लीकेट होके बनाता है 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, ऐसे ऐसे। पहले ये ऐसा ऐसा कुछ था, है ना, ऐसे था ना इंटरफेज में। अब प्रोफेज जब स्टार्ट होता है तो ये जो क्रोमाटिन फाइबर है, जिनको क्रोमाटिन फाइबर बोलते हैं, बहुत जन की बुक में क्रोमाटिन नेटवर्क लिखा रहता है, मैं भी क्रोमाटिन नेटवर्क लिखी हूँ। ये लोग में चेंजेस आता है, ये लोग थोड़ा सा पास पास आते हैं, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, थिकनेस बढ़ जाता है, और ये लोग कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं, और अपने ऐसे एक सिस्टर क्रोमाटिड, मतलब ये एक तो ऐसा बना, एक और दूसरा ऐसा बना लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं ये लोग। सो ईच क्रोमोजोम, हर एक क्रोमोजोम के लिए बोल रहा है, डुप्लीकेट्स टू फॉर्म द 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स which remain attached to each other at a point called centromere। मतलब ये क्रोमोजोम बोल रही हूँ, या क्रोमोजोम लोगों का, ये क्रोमोजोम है, ये लोग ना बीच में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला और ये वाला एक दूसरे से यहाँ से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? मियर, सेंट्रोमियर। ये रहा सेंट्रोमियर, बीच वाला को बोलते हैं।
ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर, मतलब बोल रहा है यहाँ पर जो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिख रहा था पतला पतला, वो अब ऐसे ऐसे चेंजेस आता है उसमें, वो मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सॉरी बड़ा नहीं, मोटा एंड छोटा, शॉर्टर एंड थिकर हो जाता है। इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन, द टू सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, मतलब सेंट्रोसोम में भी चेंजेस आते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है अब ये ना डिवाइड होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड होके बनता है सेंट्रियोल्स, दो तो सेंट्रियोल्स बनता है। अब ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट एकदम कोने कोने में जाते हैं, सामने सामने, ऑपोजिट टू ईच अदर। ये घूम के यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ आएगा। सेंट्रियोल्स किससे बना है? सेंट्रोसोम जो है उससे बना है। ये सेंट्रोसोम जो होता है ना बच्चों, ये मेन होता है, इसी से ही ना ये सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है और यही उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, ये तो रेस्टिंग फेज था। प्रोफेज पहला फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। कौन? प्रोफेज जो होता है वो पहला लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। यहाँ पर क्या होता है मेनली, जो क्रोमाटिन नेटवर्क है वो लोग कंडेंस होते हैं और वो लोग बनते हैं क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ये लोग अपना जो अपना जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, अपना नंबर को बढ़ाते हैं, और ये लोग सिस्टर क्रोमाटिड्स, ऐसे ये लोग सिस्टर क्रोमाटिड बनाते हैं। तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला जो क्रोमोसोम है, दो सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो लोग ये बीच का सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम एकदम छोटा बन जाता है। ये मिड फेज है बच्चों, मिड प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, मतलब ये प्रोफेज का ये 3 पार्ट है। 3 डायग्राम प्रोफेज को बता रहा है। ये अर्ली प्रोफेज की शुरू में क्या होता है, फिर ये मिड प्रोफेज कि यहाँ से सेंट्रियोल लोग दूर दूर जाते हैं, ऑपोजिट कॉर्नर में भी देखो पहुँचे नहीं है, पर ऑपोजिट में आ रहे हैं पास पास, मतलब ये लोग इधर जा रहे हैं और ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर उसके बाद आप लोग एक माइंड करो एक चीज़, ये जो आप लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ में एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो क्या करता है ना, प्रोफेज में वो डिसअपियर होता है, थोड़ा गायब होता है, इसलिए यहाँ पर देखो वो डॉट 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 करके मैं बनाई हूँ। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। ये जो न्यूक्लियोलस दिख रहा है यहाँ पर था, वो भी गायब हो जाता है प्रोफेज में, धीरे धीरे वो पूरा गायब हो जाएगा। और ये जो आप लोगों का ये जो गोल गोल दिख रहा था सेंट्रियोल्स, ये लोग धीरे धीरे करके पूरा एक दूसरे के सामने सामने आके ये लोग रुक जाएंगे। इनमें से ऐसे करके तुम लोग को देखो धागा धागा दिखता होगा, मतलब ये सेंट्रियोल्स में से ऐसे ऐसे नहीं निकल रहा है, उसको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रल रेज। पीछे और मैं कुछ कुछ लिखी हूँ। सो एस्टर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अराउंड द सेंट्रियोल एट ईच पोल, हर एक पोल में, ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया। अब सेंट्रियोल के अराउंड में ऐसे एस्ट्रल रेज निकलते हैं, ऐसे एस्टर्स निकलते हैं, दिख रहा है ये एस्ट्रल रेज, ये दिख रहा है हुआ। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एस्टर्स, ये एस्टर्स लोग क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, मतलब यही है, यहाँ पर ये एस्टर्स निकले। ये जो बीच बीच में दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच बीच में लग रहा है धागा जैसे है जिसमें क्रोमोसोम लोग लटक के रहेंगे, ये सब स्पिंडल फाइबर्स है। क्रोमोसोम लोग इसी में ही चढ़ चढ़ के रहते हैं, इसी में लटके हुए रहते हैं, जैसे कपड़ा सुखाते हैं ना हम लोग, तो ये स्पिंडल फाइबर वो तार हो गया, क्लॉथ लाइन बोलते हैं जिसको, तार हो गया, और इसमें ये कपड़ा सूखा हुआ है, क्रोमोसोम लोग सूखे हुए हैं उसमें, ऐसे समझ लो। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर, अभी तक मूव करे नहीं है। अब क्या होता है ना, मेनली ये लोग कैसे भी करके तिरछा मिर्छा करके ये लटके हुए थे, अभी तक तो यहाँ पर स्पिंडल रे प्रॉपर बना ही नहीं है। लास्ट में लेट लेट जो प्रोफेज आता है उसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, ये जो सामने सामने का धागा दिख रहा है ये बन जाता है, और ये जो आपके क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, अब ये लोग क्या करेंगे, इसके बाद में वो लोग ट्राई करेंगे कि वो लोग एक लाइन पे यहाँ पर आ जाए, और मतलब ये जो तार है ना स्पिंडल फाइबर का, ऐसे से करके स्पिंडल फाइबर का तार है, वो तार के बीच में वो लोगों का सेंट्रो, क्या बोलते हैं, मैं तो बार बार ना मेरा सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम में ना बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है। सेंट्रोमियर ऐसे करके वहाँ पर लटक जाए ऐसे ऐसे, और वो लोग एक लाइन पे आ जाए। वो लोग अभी नहीं आएंगे, प्रोफेज में नहीं आते हैं वो लोग एक लाइन पे, ठीक है, प्रोफेज में नहीं आते हैं वो लोग मेटाफेज में आते हैं ऐसे एक लाइन पे। ओके, सो आपका लेट प्रोफेज तक वो लोग कुछ इस टाइप के दिखेंगे। ये आपका पोल हो गया, ये बीच वाला हो गया आपका स्पिंडल फाइबर, ये सब, और ये आपके सिस्टर क्रोमाटिड्स हो गए, ये और ये लोग सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के बहन लगते हैं, ये लोग तो ज़्यादा लगते हैं। देन उसके बाद आ गया बच्चों मेटाफेज। हम लोग प्रोफेज पढ़ लिए, मेटाफेज में देखो प्रोफेज के बाद हमेशा आता है मेटाफेज। अब यहाँ पर देखो
चेंजेस आया कि नहीं आया? यहाँ पर वो लोग तार पे लटके थे, लेकिन इसके बाद जो मेटाफेज स्टार्ट होगा उसमें वो लोग पूरा एक लाइन पे आ जाते हैं, एक लाइन पे लटके हैं ऐसे। ठीक है, मेटाफेज में वो लोग एक लाइन पे लटके हैं, स्पिंडल फाइबर में बहुत अच्छे से अपने आप को अलाइन कर लिए हैं, पूरा मिडिल ऑफ द सेल में आ गए हैं लोग, सेल के पूरा बीचों बीच में वो लोग तार में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, सेम वही चीज़ बच्चों यहाँ पर लिखा है। देन मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में बहुत सिंपल है। एनाफेज में यहाँ से 20 से सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्रोमोजोम है कि एक सिस्टर क्रोमाटिड हो गया, इसका सेम दूसरा हो गया ये सिस्टर क्रोमाटिड, मतलब ये पार्ट हो गया एक सिस्टर क्रोमाटिड, ये हो गया दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, प्रोफेज में सेंट्रोजोम जो था वो टूट के सेंट्रियोल बना, मतलब प्रोफेज में लास्ट का बना रही हूँ मैं, एस्टर्स बने, ये पोल हो गया, ये स्पिंडल फाइबर बन गया, क्रोमोजोम लोग ऐसे करके लटके हुए थे कहीं कहीं पर, मतलब चार्ट ही हम लोग आप लोग बनाना इजी रहता है एग्जाम में भी, और इसका डायग्राम पेंसिल से प्रैक्टिस करना। कुछ इस टाइप के थे वो लोग। ठीक है, और न्यूक्लियस गायब हो गया था तो मेरे को ये हटा देना चाहिए भाई। ठीक है, न्यूक्लियस हट गया, सोच लो वो सेल का आउटर वो है, बाउंड्री है। उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज में जितने भी ये जो आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, ये लोग पूरा सेल के मिडिल में अपने आप को ये तार में, स्पिंडल फाइबर में अरेंज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद आता है बच्चों एनाफेज। एनाफेज में ये क्रोमोसोम लोग टूटते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग टूटते हैं ऐसे। मेटाफेज के बाद आता है बच्चों एनाफेज। ये बहुत शॉर्ट फेज होता है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे 20 से लोग टूट जाएंगे, आधे इधर आधे उधर, ये देखो ऐसे ऐसे। ये अर्ली एनाफेज है, मतलब फट से क्या होगा, यहाँ पर वो सब बना हुआ है, स्पिंडल फाइबर बना हुआ है, वो लोग टूटेंगे। वो लोग क्या करेंगे? टूटेंगे, पहले सेपरेट होंगे, और सेपरेट होते होते इधर वाले जो आपको सिस्टर क्रोमाटिड दिख रहे हैं ये लोग जाएंगे इस पोल की तरफ, और इधर वाले जो सिस्टर क्रोमाटिड दिख रहे हैं वो लोग जाएंगे इस पोल की तरफ, कुछ ऐसे पोल की तरफ वो लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो लोग? पोल की तरफ वो लोग मूव कर जाएंगे ऐसे। वो लोग टूटे, कुछ इस टाइप से दिख रहे थे, वो लोग बीच में थे सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग। लेकिन इसके बाद मतलब ये एनाफेज ही चल रहा है, ये तो अर्ली एनाफेज है। मेन एनाफेज में क्या होगा, ये पोल बन गया, अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड है, ये लोग इधर वाले और इधर वाले, ये लोग जाएंगे इसकी तरफ, ये लोग जाएंगे इस कोना की तरफ। लेकिन कैसे जाएंगे? ऐसे मूव करेंगे कि इनका जो सेंट्रोजोम बोलते हैं ना, सेंट्रोजोम बोलते हैं, अरे ये कब याद रहेगा मुझे, सेंट्रोजोम, अरे सेंट्रोमियर, यार मैं क्या बोल रही हूँ, सेंट्रोमियर। ऐसे ये लोग मूव करेंगे कि इनका जो सेंट्रोमियर है दैट विल फेस टूवर्ड्स द पोल, कुछ इस टाइप से वो लोग दिखेंगे। देखो, इनका सेंट्रोमियर इधर मूव करके रहेगा, इसका सेंट्रोमियर ऐसे ऐसे, या सेंट्रोमियर इनकी तरफ मूव करके रहेगा, और ये इसका आप लोग सिस्टर क्रोमाटिड को ऐसे बना देना। ठीक है, ये हो गया आपका लेट एनाफेज, मतलब एनाफेज में ये होता है। टूट गया मतलब क्रोमोसोम 20 से, तो एनाफेज आ गया, कोना कोना में चला गया, और बीच में हल्का सा ये डेंट आ गया, फरो टाइप ऐसे था, घुसा हुआ, मतलब ये लेट एनाफेज। एनाफेज में यहाँ तक होता है। एनाफेज के बाद आता है बच्चों टेलोफेज। मैं कुछ लिखी हूँ क्या इसमें? हाँ, यहाँ पर मैं वही चीज़ लिखी हूँ, अर्ली फेज है, सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग सेपरेट हो जाते हैं और अपना ऑपोजिट एंड की तरफ जाते हैं, और ये आपका लेट एनाफेज है जहाँ पर ऑपोजिट एंड की तरफ जा चुके हैं, और बीच में ये साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन आने लग जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म पूरा भरती है, तो बीच में सेल के हल्का सा ऐसे करके डेंट घुसा हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, अरे वही तो है, वही चीज़ है, मैं आप लोगों को बोल दी, यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि सेंट्रोमियर, देखो मेटाफेज से क्या हुआ था, मेटाफेज में यहाँ तक आया था, एनाफेज में सेंट्रोमियर बीच से कटता है, डिवाइड होता है। ठीक है,
और अलग अलग सिस्टर क्रोमाटिड को कर देता है। सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग सेपरेट हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट पोल की तरफ वो लोग मूव करते हैं और क्रोमोजोम उस समय कुछ यू वी या फिर एल शेप के जैसा दिखता है, मतलब ये वाला। यहाँ पर जब वो लोग सेपरेट होकर मूव करेंगे ना, तो यहाँ पर क्रोमोजोम कुछ वी शेप का दिखेगा, नहीं दिख रहा है वी शेप का, ये देखो वी शेप का दिख रहा है, किसी किसी को एल दिखता है, ठीक है, कहीं कहीं यू दिखता है। तो इस टाइप से यहाँ पर बोल रहा है यू वी एल शेप्ड क्रोमोजोम कौन से फेज में दिखता है माइटोसिस का, एनाफेज में। ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। और एनाफेज कब खत्म होगा, जब ये क्रोमोजोम लोग डिवाइड हो गए, सिस्टर क्रोमाटिड चला गया, जब सारे सिस्टर क्रोमाटिड लोग अपने ऑपोजिट एंड में चले जाएंगे। ये वाला देखो ऑपोजिट एंड में आ गया इधर, और ये वाले सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग ऐसे ऑपोजिट एंड में यहाँ तक पहुँच गए। जब ये सब ऐसे ऐसे पहुँच जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब एनाफेज खत्म हो जाएगा। कब, जब सारे क्रोमाटिड्स लोग ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, ठीक है, पहुँच गए। अब इसके बाद टेलोफेज आता है, इसके बाद आता है टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज का डायग्राम ये रहा भाई, टेलोफेज का डायग्राम ये रहा, ठीक है। टेलोफेज आ गया। टेलोफेज में क्या होता है, अब आप लोग देखे थे एनाफेज में मेनली हल्का सा साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ हल्का सा देखने को मिला था। तो ये सबसे लास्ट फाइनल फेज होता है जो माइटोसिस का 5th नंबर फेज होता है। और प्रोफेज का पूरा उल्टा होता है, मतलब प्रोफेज में जो जो चीज़ हो रहा था उसका उल्टा होगा टेलोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में जो जो चीज़ हो रहा था उसका उल्टा होगा टेलोफेज में। कैसे, अब यहाँ पर क्या होगा मेनली, क्योंकि हम लोग टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे, तो टेलोफेज में मैं बना देती हूँ, ओके। टेलोफेज में मेनली क्या होता है, अब ये सब अपना ये जो सिस्टर क्रोमाटिड हम लोग बोल रहे हैं ना, अब हम लोग इसको क्रोमोजोम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनको क्रोमोजोम वर्ड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो क्रोमोजोम है, डॉटर क्रोमोजोम लोग, ये लोग अब खुलेंगे, अनकॉइल होंगे। पहले तो ये लोग ऐसे और कोना कोना में दिखते हैं, ये वाला देखो टेलोफेज में यहाँ चला गया था। फिर क्या होता है ना, इनके चारों तरफ में ना ऐसे यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाता है, समझ गए। प्रोफेज में गायब हो रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम लोग डॉट 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 करके बनाए थे। डायग्राम दिखाऊं अगर मैं, तो प्रोफेज में ये रहा, प्रोफेज में यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर भी देखो डॉट 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 करके गोल बनाई हूँ, तो वो गायब हो रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और लेट प्रोफेज तक तो वो गायब हो गया। अब यहाँ पर वो रीअपियर होगा, तभी तो बोल रहे हैं प्रोफेज का पूरा उल्टा होता है टेलोफेज में। तो यहाँ पर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों कोना में आएगा, यहाँ भी आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ भी आ गया। न्यूक्लियोलस जो गायब हो गया था प्रोफेज में, न्यूक्लियोलस भी अपीयर करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी अपीयर करेगा। और जो क्रोमाटिड है, या फिर जिसको हम लोग क्रोमोजोम बोल सकते हैं, ये क्रोमाटिड लोग, अब ये लोग खुलेंगे, खुल के ये लोग वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, क्रोमाटिन फाइबर या क्रोमाटिन नेटवर्क, वैसे बन जाएंगे, मतलब ये लोग अब खुलेंगे, ठीक है। सेंट्रोजोम भी आ जाएगा वहाँ पर, सेंट्रोजोम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा, कहाँ पर, एबव द न्यूक्लियस के ऊपर में, जैसे माइटोसिस में वो था ना न्यूक्लियस के ऊपर में। देखो प्रोफेज में सेंट्रोजोम दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस के ऊपर में सेंट्रोजोम था। फिर देखो सेंट्रोजोम भी गायब हो गया था, सेंट्रोजोम गायब हो गया मतलब वो तो सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट होके कोना कोना में ऑपोजिट एंड में पहुंच गया था, है ना। अब टेलोफेज में क्या होगा, सेंट्रोजोम जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर में अपने आप को अरेंज कर लेगा। क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर में अपने आप को अरेंज कर लेगा। ये देखो ये रहा। क्यों, कैसे बनाइए, बहुत सिंपल है, ऐसे बनाइए, ऐसे बना। यहाँ पर ये पोल दिख रहा है, तो ये पोल यहाँ पर था ना, ये पोल यहाँ पर था, तो वो अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेंट्रोजोम में। जो पोल्स था ऑपोजिट एंड में वो हो जाएगा सेंट्रोजोम में, इसके चारों तरफ आ जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर में न्यूक्लियोलस आ जाएगा। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम एग्जैक्टली वैसा ही होगा, मैं यहाँ पर लिखी हूँ, यहाँ भी सेम वैसा ही होगा बच्चों।
ठीक है, यहाँ भी सेम वैसा ही होगा। क्रोमाटिड अपने आप को खोल देता है, अनकॉइल कर लेता है, ठीक है। सेंट्रोजोम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियोलस आ जाता है, स्पिंडल फाइबर भी धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। तो ये आपका टेलोफेज में होता है। और प्रॉपर अगर डायग्राम देखेंगे तो ये हो गया आपका अर्ली टेलोफेज। अर्ली टेलोफेज है ये वाला। अर्ली टेलोफेज में क्या हुआ, मेन पहले आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया और ये आपका न्यूक्लियोलस आ गया, और यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, न्यूक्लियोलस आ गया। पोल अभी तक दोनों तरफ है, स्पिंडल फाइबर है, लेकिन टेलोफेज जैसे जैसे खत्म होगा, टेलोफेज जैसे जैसे खत्म होगा तो आपको दिखेगा जो क्रोमाटिड है वो लोग खुल के क्रोमाटिन फाइबर बन गए। ये सेंट्रोजोम आपका यहाँ पर दिखने लग गया, ये आपका कन्वर्ट होके हो गया सेंट्रोजोम हो गया। ये न्यूक्लियोलस दिखने लग गया यहाँ पर, और ये आपका जो पोल था, पोल आपका बन गया सेंट्रोजोम, और स्पिंडल फाइबर हो गया गायब। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये जो बीच में जो डेंट फरो जैसा बना था कॉन्स्ट्रिक्शन, वो और गहरा हो जाएगा। तो ये तो मेन आपका टेलोफेज में होता है, लेट टेलोफेज में। कैरियोकाइनेसिस ही ये है कि नहीं बच्चों, कैरियोकाइनेसिस का ही 4 फेज है ये। आप लोग जो माइटोसिस पढ़ रहे हो उसमें आप लोग पढ़े कि भाई माइटोसिस है तो इंटरफेज भी होगा, कैरियोकाइनेसिस भी होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या था, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था। तो देखो हुआ कि नहीं न्यूक्लियस डिवाइड, शुरू में ऐसा था एक बड़ा सा न्यूक्लियस, लेकिन एंड में आते आते वो क्या हो गया, कंपेयर कर लो उसका डायग्राम को, कंपेयर कर लो। शुरू में ऐसा था न्यूक्लियस, ये बीच का न्यूक्लियस है, एंड में आते आते 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। एक से वही सेल के अंदर में एक से बन गया ये रहा 2 न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो हम लोग इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब बच्चे लोग याद कैसे रखेंगे भाई, प्रोफेज पहला है कि मेटाफेज है कि क्या है। तो मैं तो बच्चों ऐसे याद रखती हूँ, पीएम एट प्राइम मिनिस्टर एट, है ना, प्राइम मिनिस्टर एट कहाँ, कोई भी जगह ले लो जो भी आपको याद रखना है। पी से हो गया प्रोफेज, एम से हो गया मेटाफेज, ए से हो गया एनाफेज, टी से हो गया टेलोफेज, टेलोफेज। क्लियर। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, अच्छा मैं तो टेलोफेज का अर्ली बनाई हूँ ना, पुराना दोनों बना देती हूँ। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर भी है, स्पिंडल फाइबर भी है। अब ये बन गया न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियोलस, और ये लोग खुल के बन गए क्रोमाटिन नेटवर्क। यहाँ पर इसको एक बार ऐसे बना देती हूँ, ये हो गया सेंट्रोजोम, ये बन गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियोलस, और ये बन गया क्रोमाटिन फाइबर, और स्पिंडल फाइबर हो गया गायब, और ये गड्ढा थोड़ा और हो गया। आपको पता है जो गड्ढा हो रहा है अब एक साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, क्योंकि एक सेल ही तो था, ये सेल से ही तो स्टार्ट हुआ था। कहाँ गया रहा भाई, सेल कहाँ गया, यही सेल से तो स्टार्ट हुआ था। सेल के अंदर में ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। यही सेल बड़ा बड़ा होके कुछ ऐसा दिखने लग गया, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, यही तो सेल है वो। अब ये जो गड्ढा हो रहा है ना, अब ये इसका डिवीजन होगा, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। समझ में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमेशा टेलोफेज के बाद होता है। यस, ये रहा, हमेशा वो टेलोफेज के बाद होगा, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं नॉर्मली लिखी नहीं हूँ साइटोकाइनेसिस का, ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मैं लिखी नहीं हूँ बच्चों, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर समझ में आएगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म ये डिवाइड हो जाएगा, इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। तो ये 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस, एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, और कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से टूट गया, इन लोगों का बाउंड्री बन गया बढ़िया सा, और जो चीज़ था मैं उसको यहाँ पर लिख दी हूँ, ठीक है। तो माइटोसिस जो आप लोग पढ़े उसका आपने क्या सीक्वेंस पढ़े बच्चों, सबसे पहले इंटरफेज होता है। अरे कोई भी चीज़ को ले लो, इंटरफेज तो होगा, सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाएगा। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगा, तो ये 4 ठो कैरियोकाइनेसिस के हैं, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, पीएम एट, एटी एट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंस है माइटोसिस का। किसका सीक्वेंस है ये,
माइटोसिस का ये सीक्वेंस है। अब ये जो साइटोकाइनेसिस है, मतलब ये जो सेल डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में थोड़ा अलग टाइप से होता है। कैसे? एनिमल सेल में बोल रहा है कि यहाँ पर एक तो फरो जैसा बन जाता है, ऐसे डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, ये एनिमल सेल है, ऑब्वियसली ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है, बिकॉज साइटोकाइनेसिस का पढ़ रहे हैं, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि बीच में से जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा ताकि दो नया सेल, एक सेल से दो नया सेल बनेगा, तो बीच से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि जब टेलोफेज खत्म होता है, एंड जब होता है टेलोफेज, तो उस समय क्या होता है, बीच में एक अच्छा सा फरो जैसा कंस्ट्रिक्शन जैसा देखने को मिलता है। बस वो डीप होता जाता है, वो गहरा होता जाता है। क्या यहाँ जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, गहरा होते होते दो डॉटर सेल्स को वो बना देता है। तो एनिमल सेल में एक फरो डेवलप होता है जो कि डीप हो जाता है लेट टेलोफेज में, और उसके बाद वो इतना डीप हो जाता है कि उसकी वजह से सेल, पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, देखो प्लांट सेल का हम लोग का डायग्राम नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में भी तो साइटोकाइनेसिस होगा ना। तो ये प्लांट सेल में ये इंटरफेज हो गया, ये प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज आ गया, फिर एनाफेज आ गया, फिर ये हो गया लेट एनाफेज, ये टेलोफेज, मतलब इंटरफेज आ गया, प्रोफेज आ गया, मेटाफेज आ गया, एनाफेज आ गया, टेलोफेज आ गया। टेलोफेज के बाद क्या आता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस, ये प्लांट का है। तो यहाँ पर बीच में फरो जैसा बना, क्या नहीं बना। यहाँ क्या होता है, देखो ये दो अपोजिट एंड में चला गया, ठीक है, स्पिंडल फाइबर गायब होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, एक बीच में सेल प्लेट आ जाता है, ऐसे एक सेल प्लेट आ जाता है। तो प्लांट सेल में क्या हो जाता है ना, सेल के बीच में एक सेल प्लेट आ जाता है जो कि दोनों तरफ ऐसे 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 एक्सटेंड होता है और वो सेल को दो सेल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये होता है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। और क्या डिफरेंस है, हम लोग जो एनिमल सेल पढ़े, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द सेंटर। पहले प्लांट सेल का देखते हैं। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है, ये हमेशा बोल रहा है कि सेंटर से स्टार्ट होता है, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट होगा, सेल प्लेट यहाँ से बनना शुरू होगा, सेंटर से बनेगा और वो कोना कोना तक ऐसे करके जाएगा। सेल प्लेट सामने से स्टार्ट होता है बनना और वो ऐसे पेरीफेरी मतलब कोना कोना तक जाएगा। और हम लोग में मतलब एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है, सेल का कहाँ से वो गड्ढा बनना शुरू होता है, यहाँ से पेरीफेरी से, कोना कोना से सेल में क्या होता है, ऐसे गड्ढा होना शुरू होता है और फिर वो गड्ढा सेंटर तक जाता है और सेल डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है कैसे, एक सेल प्लेट बनता है जो कि बीच से शुरू होता है, सेल प्लेट, फिर वो बीच से शुरू होकर मतलब ऐसे शुरू होता है बीच से, फिर वो प्लेट ऐसे और ऐसे करके पेरीफेरी तक जाता है। फिर एनिमल सेल में बच्चों यहाँ पर देखो, आपको सेंट्रोजोम दिखा था कि नहीं दिखा था, ये रहा सेंट्रोजोम, अपना बुक देखो, अपने बुक में देखना, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम दिखा था आपको, एस्टर्स बना था सेंट्रोजोम, स्प्लिटो के सेंट्रियोल बना था, जो ऐसे से निकला था वो एस्टर्स था। लेकिन प्लांट सेल में ना नहीं पाए जाते हैं सेंट्रोजोम, एस्टर्स, ये सब नहीं रहता, खोज लो अगर दिख गए तो, नहीं रहता है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था डिफरेंस। अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस का थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लो। ठीक है, माइटोसिस का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट देख लो। फिर सोमैटिक सेल और गैमेट सेल का थोड़ा सा मैं डेफिनेशन दे दूंगी आपको। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस का क्या वैल्यू है, क्यों होता है माइटोसिस का, क्या इसका इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों माइटोसिस का मैं बताई थी आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, माइटोसिस हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, जो टिश्यू विश्यू वॉर्न आउट हो जाता है उसका रिप्लेसमेंट में मदद करता है। फिर इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग माइटोसिस के ज़रिए ही अपना नंबर बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जैसे कि सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यूनिसेलुलर में जिसमें एक सेल होता है, वो क्या करेगा, वो अपना एक से वैसे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पेरेंट सेल डिवाइड होके, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, माइटोसिस करेगा और वो दो नया डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, देखो यहाँ डॉटर सेल ही बोलते हैं, पेरेंट से दो बने डॉटर सेल, चार बने डॉटर सेल्स, सन सेल नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। सो माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस एक तरीका है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
माइटोसिस की वजह से ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन होकर रहता है। डेफिनेटली मैं बताई थी ना, 46 अगर पेरेंट्स में तो बच्चों में भी 46 आएगा। तो माइटोसिस की वजह से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल में मेंटेन होकर रहते हैं। लेकिन अगर माइटोसिस अनकंट्रोलेबल हो गया, मतलब अगर ऐसे सेल डिवीज़न होता रहा, एक से दो, एक से दो, एक से दो, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना, फिर ये डिवाइड होकर 2 सेल बना, फिर ये डिवाइड होकर 2 सेल बना, फिर ये डिवाइड होकर, अगर ये चलता रहा, अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ बच्चों, बाप रे, तो कैंसर हो सकता है। कैंसर में तो ऐसे ही होता है ना, सेल इतना अनकंट्रोलेबली वो एकदम बढ़ता जाता है कि बच्चों गांठ ट्यूमर जैसा बन जाता है। सो इट में कॉज ट्यूमर एंड कैंसरस ग्रोथ इफ ये कंट्रोल नहीं हुआ। ये हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें होना रहता है ना बच्चों हो जाता है। ठीक है, क्या बोलोगे, जिसमें होना रहता है हो जाता है। देन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड माइटोसिस इन प्लांट सेल, डिफरेंस क्या है? अभी हम लोग में एनिमल सेल में, मतलब हम लोग एनिमल सेल हो गए, हम लोग में माइटोसिस हो रहा है और एक प्लांट में माइटोसिस हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? ये देखो, यही तो डिफरेंस है, ये है और ये, इनमें डिफरेंस क्या है? ये हरा है और ये पिंक है। ऐसे ऐसे मत लिख के जाना, बताएगा मास्टर, हरा पीला कर देगा, है ना। हाँ, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में देखो, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि कुछ कुछ होते हैं बच्चे, वो लोग तो ऐसे ही लिख के आ जाते हैं, इट इज़ ग्रीन इन कलर, इट इज़ पिंक इन कलर, ऐसा डिफरेंस लिख के आते हैं। ठीक है, सो माइटोसिस इन एनिमल सेल और माइटोसिस इन प्लांट सेल। हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जो सोमैटिक सेल होते हैं, जिसको बॉडी सेल बोलते हैं, उसमें होता है माइटोसिस। ठीक है, अब हमारे बॉडी में, जो हम लोग के बॉडी में नहीं होगा क्या माइटोसिस? होगा ना, तो कहाँ होता है, कौन से सेल में होता है? सोमैटिक सेल में, जिसको हम बॉडी सेल भी बोलते हैं। और इसी की वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, घाव भर जाता है, नया चमड़ा आ जाता है। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। तो कौन से सेल में होता है माइटोसिस? क्वेश्चन आता है। माइटोसिस ऑकर्स इन डैश शेल्स, सो सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल को हम लोग बॉडी सेल भी बोलते हैं। लेकिन प्लांट में तो भाई सोमैटिक सेल तो होता नहीं है। प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है ना, उसमें होता है माइटोसिस। अब देखना, एक पेड़ है, वो पेड़ ऐसे लंबा 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 हो रहा है, उसका ब्रांच ऐसे 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 फैल रहा है, जड़ अंदर 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 जा रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, उसकी वजह से होता है। क्लास 8 में पढ़े हो, 7 8 में पढ़े हो। ठीक है, सो इट ऑकर्स ओनली इन मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट? प्लांट। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है ना, ये रहा सेंट्रोजोम, ये रहा सेंट्रोजोम, ये रहा। एनिमल सेल में यही शुरू करता है और यही कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को। लेकिन भाई पेड़ में ना ये सेंट्रोजोम नहीं होता। ठीक है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन होके, ये रहा सेल है, ये साइटोप्लाज्म है ना, सेल में से बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन, थोड़ा सा गड्ढा जैसा हो जाता है। गड्ढा होना शुरू हुआ मतलब भाई साइटोकाइनेसिस होने वाला है। साइटोकाइनेसिस मतलब बीच से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो एनिमल सेल में वैसे होता है। लेकिन प्लांट सेल में कैसे होता है? कैसे होता है? सेल प्लेट बन जाता है। ये जो बीच में मोटा सा दिख रहा है, ये बीच में सेल प्लेट बन जाता है, जिससे साइटोकाइनेसिस पॉसिबल होता है। एनिमल सेल में एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एस्टर्स मतलब एस्ट्रल रेज नहीं रहते हैं। क्लियर? देन एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट है, बुक में भी दिया था। माइटोसिस ऑकर्स इन स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia बिफोर एंटरिंग मियोटिक सेल। बोलने का मतलब है मियोटिक साइकिल, सॉरी, मियोटिक साइकिल मतलब मियोसिस का बात कर रहा है। तो मियोसिस साइकिल में एंटर करने से पहले माइटोसिस बोल रहा है वो स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी उसमें होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दूँ कि एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे उसमें समझा दूंगी मैं कि ये क्या चीज़ दिया है। अब सोमैटिक सेल एंड गैमेट्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो, मतलब डेफिनेशन क्या बोलूँ मैं कि कौन कौन से सेल का बात किया है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, दीज आर बॉडी सेल्स, है ना। सोमैटिक सेल को हम लोग बॉडी सेल भी बोलते हैं। बॉडी सेल मतलब जैसे कि स्किन का सेल हो गया, ब्रेन का सेल हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, एंड दे कंटेन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड डिप्लॉयड नंबर। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, जैसे कि 46 इवन नंबर है जो होना चाहिए, कॉल्ड, मैं बुक का ही लिख रही हूँ बच्चों जैसे दिया है, डिप्लॉयड नंबर। और डिप्लॉयड नंबर को हम लोग 2n करके लिखते हैं।
2n दिया है मतलब समझ जाओ 46 का बात कर रहा है, इवन नंबर है ये। 2n क्यों बोला बता देती हूँ। डिप्लॉयड नंबर मतलब इवन नंबर का बात कर रहा है। हमारा जो स्किन का सेल है, जो ब्रेन का सेल है ना, जो टंग का सेल है, ये सब सोमैटिक सेल्स है। इनमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। भाई क्रोमोसोम तो होगा ही, हर जगह होगा क्रोमोसोम, है ना, सेल के अंदर में क्रोमोसोम होता है, हमको पता है। तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉर्मल नंबर का मतलब हमेशा याद रखना 46, या फिर 46 नंबर में, या फिर 23 पेयर, जिसको हम लोग 2n बोलते हैं, डिप्लॉयड नंबर बोलते हैं। और अब गैमेट्स का बात करते हैं हम लोग। गैमेट्स होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल का बात हो रहा है। गैमेट्स आर सेक्स सेल्स, जो स्पर्म एंड ओवा होते हैं, एग भी बोल सकते हो। और गैमेट्स में हमेशा आधे नंबर के सेल होते हैं, दैट कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ n लिखते हैं, कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर कॉमा n। ठीक है, गैमेट सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवा बोलते हैं उसको हम लोग। एंड इनमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, याद रखना। हमारे बॉडी में गैमेट सेल में ही सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब 46 नंबर नहीं होगा। 46 का आधा कितना होता है? 23 होगा, नंबर में 23 होगा, हाफ। सो हैप्लॉइड नंबर को हम n लिखते हैं। n का मतलब हो गया टोटल 26 इन नंबर, और 2n का मतलब हो गया 2 इंटू 26, क्यों बोल रही हूँ बच्चों 23 यार, मैं भी ना। 2 इंटू 23 मतलब 46 इन नंबर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में मैं सोचती हूँ यहीं तक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन का माइटोसिस। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये आपका सेल साइकिल और हाँ मियोसिस कर लेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट यहीं तक करते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका यहीं एंड होता है। आप लोगों को जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाउट लिखो, क्लियर करो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।